Assalamu alaikum ji. Acha, coming over to the second part of the unit 17, Great Depression, Golden Age and Global Financial Crisis. पिछले चैप्टर में पिछले लेक्चर में हमने एक्चुअली पढ़ा कि किस तरह से ग्रेट डिप्रेशन आया, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट आर द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ इट, और इस उनको कंट्रोल करने के लिए व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज दैट द पीपल हैव टेकन, गवर्नमेंट्स हैव टेकन इन ऑर्डर टू ओवरकम इट. हर डिप्रेशन या हर जो हमारे पास फाइनेंशियल जो भी क्राइसिस आया, जो भी क्राइसिस इकोनॉमी में जितने भी क्राइसिस आए, वो अपने साथ एक नए प्रॉब्लम्स लेके आए और नए सोल्यूशन सोचने पड़े हमने. इन तीन के साथ, तीन तो हमारे पास किताब में गिवन है, चौथा फिर क्राइसिस दोबारा आया जिसको हम कोविड-19 का क्राइसिस कह सकते हैं. दैट वाज आल्सो अनदर क्राइसिस. उसने दुनिया को एक नई पिक्चर दिखाई फिर कि अब क्या करेंगे. लेकिन पहले पहले हमारे पास डिप्रेशन आया, फिर कैपिटलिज्म आया, उसका क्राइसिस आया, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आया, फिर कोविड का आया, अब जो करंट चल रहा है दैट इज वॉर का क्राइसिस. सो देयर आर एवरी टाइम व्हेनेवर द क्राइसिस केम इट ब्रिंग्स अप different experiences for the economists, for the policy makers to learn from it and to adopt different strategies as per those crises. So पिछले चैप्टर में हमने ये 4 कंपोनेंट्स किए थे, अब हम इनको लेके चलेंगे. दिस वाज काइंड ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस, और इसमें हम देखेंगे कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजूहात क्या थी और क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से काम आई. So in order to learn about the financial crisis or any crisis, just remember, learn something about the equilibrium of the economy. This is a very important concept in economics. इक्विलिब्रियम जो हमारे पास है, हम अगर देखते हैं हमने जितने भी अभी तक कॉन्सेप्ट किए हैं, चाहे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, सप्लाई पढ़ा, इन दोनों के मर्जर से हमारे पास इक्विलिब्रियम का एक स्टेटस आता है जो हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है, कंज्यूमर और सप्लायर का इक्विलिब्रियम है. सिमिलरली एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का हमारे पास इक्विलिब्रियम आता है. हमारे पास सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी का इक्विलिब्रियम आता है, सप्लाई ऑफ लेबर एंड डिमांड फॉर लेबर का इक्विलिब्रियम आता है. सो इफ वी लुक एट द होल इकोनॉमिक्स, सो वी हैव दैट इक्विलिब्रियम पोजीशन एवरीवेयर. हर कॉन्सेप्ट के अंदर इक्विलिब्रियम पोजीशंस आ रही हैं. जिस इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम देखते हैं कि व्हेनेवर द इकोनॉमी, व्हेनेवर देयर इज अ डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन, इकोनॉमी अपने equilibrium position से नीचे चली जाती है. So what happen? Disturbance are created in the economy, and what it is कि economy के अंदर self contracting हमारे पास different events होते हैं और फिर दोबारा economy अपनी equilibrium level पे आ जाता है. अगर हम पिछले लेक्चर को ही देख लें, उसमें हमने एक सस्टेनेबल या एक स्मूथ कंजम्पशन लेवल की बात की. वो भी हम कहते हैं कि एक किस्म का वो इक्विलिब्रियम लेवल पर ही चल रहा होता है. सो जब कभी भी आपकी इकोनॉमी या जो भी चीज़ें आपकी डिसइक्विलिब्रियम पर चली जाती हैं तो डिस्ट्रप्शन कॉज होती है. अगर ओवर स्पेंडिंग हो गई तो भी एक डिसइक्विलिब्रियम का कॉज है, अगर अंडर स्पेंडिंग हो रही है तो भी डिसइक्विलिब्रियम का कॉज है. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. And what we can say, equilibrium is kind of a self perpetuating things. It come back again and restore itself to the equilibrium situation. In fact, housing can be different. हम कह सकते हैं कि housing एक different तरीका हो सकता है जिसके थ्रू हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम let's learn कि how it is different and how it's not different. So sometimes a disequilibrium situation is not self-correcting. Sometimes a disequilibrium create forces that push economy away from the equilibrium. So housing को अगर हम ले लें तो हो सकता है that is not kind of an equilibrium thing. हम houses market consider करते हैं houses की, और हम कहते हैं कि हमारे पास houses की price बहुत ऊपर चली गई हैं और अब हम कहेंगे कि ये वापस खुद ब खुद अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे आएंगी. अगर हम पुराना डाटा उठा लें तो क्या इस तरह से होता है? इस तरह से बहुत रेयर होता है और बहुत कम होता है कि हाउसिंग की प्राइसेस वापस उसी लेवल पे आ जाएं जो लेट्स सपोज 1950s की प्राइसेस थी या पिछले 10 साल से पहले की प्राइसेस थी. 1950 तो बहुत दूर की बात. सो इट्स नॉट अ थिंग जिसमें हम इक्विलिब्रियम क्या कह सकते हैं कि वो वापस अपनी आ सकती हैं. लेकिन वो यही है कि हमारे पास इट ऑल डिपेंड्स अपॉन राइजिंग इन द डिमांड फॉर हाउस एंड
हायर फ्यूचर प्राइसेस, डिमांड बढ़ती जाती है, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है ऐसे हाउसेस की डिमांड भी बढ़ रही होती है, हर एक को अपना एक घर चाहिए होता है. हाउसिंग जो कमोडिटी, हाउसिंग इज़ अ कमोडिटी जो हम कहते हैं कि एक बेसिक नेसेसिटी लोगों की, जो हम स्लोगन सुनते आ रहे हैं, रोटी कपड़ा एंड मकान. सो रोटी कपड़ा मकान में हाउसिंग इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर, क्योंकि घर नहीं होगा तो आप कहाँ रहेंगे. तो ये तीन चीज़ें जो हैं दीज आर वन ऑफ द बेसिक कमोडिटीज़, और इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता. किसी की झोंपड़ी हो उसमें रह लेगा, लेकिन वो अपनी झोंपड़ी में आखिर में दिन रात पूरा दिन काम करके वो अपने घर ही जाएगा. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हाउस फॉर all the people there in the world. So that's why housing की जो चीज़ है वो it's a kind of a runaway process, और price increase कर जाती है housing की market में from its initial equilibrium, and it changes definitely, and it will not go back to the the previous equilibrium. It will come to the new. Now looking back from the equilibrium point, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर ये ball is at the tipping point, or what we can say and a kind of stable or unstable equilibrium. So tipping point क्या है? Tipping point is a kind of an unstable equilibrium boundary between two regions, or by distinct movements of different types of variables. So अगर हमारे पास कोई ना कोई फीडबैक आता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये बॉल जो है यहाँ से टिप करेगी राइट डायरेक्शन पे और लेफ्ट डायरेक्शन पे. So if we have a positive feedback, so the ball will move toward the right side, and if we have a negative feedback, so ball will go towards the left direction. So this point is called the tipping point, क्योंकि यहाँ पे ये हमेशा नहीं रहेगा, या ये राइट की तरफ मूव करेगा और या ये लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा. यहाँ पे अब देख लें, जो इसे हमने कहा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक की वजह से इट इज़ मूविंग. सो नेगेटिव feedback is a process whereby some initial changes set in motion to process that dampens the initial change. So जो भी process आएगा उसको वो डिक्लाइन करेगा या डिक्रीज करेगा. जो भी हमारे पास फीडबैक आएगा, नेगेटिव फीडबैक आएगा, तो वो प्रोसेस जो है वो उसके ऊपर इफेक्ट होगा और हमारे पास ग्रोथ वी कैन से डिक्लाइनिंग की तरफ चली जाएगी, डिक्रीज ग्रोथ आएगी. पॉजिटिव फीडबैक एक्चुअली वो वाला प्रोसेस है जिसमें जो मैग्नीफाई करेगा इनिशियल चेंज और वो पॉजिटिव साइड पे मूवमेंट उसकी शुरू हो जाएगी. सो दैट्स व्हाई राइट साइड को हम कह सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ अ पॉजिटिव फीडबैक और अ प्रोसेस, और नेगेटिव को हम नेगेटिव लेफ्ट साइड को हम नेगेटिव फीडबैक एंड नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं. यहाँ पे अगर हम देखें उसी को अगर हम फर्दर हाईलाइट करें, तो अगर हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक आती है तो गुड आउटकम की तरफ और बेटर प्रॉस्पेरिटी की तरफ हम चले जाते हैं, और अगर नेगेटिव फीडबैक आती है तो वी आर गोइंग टूवर्ड द वर्स्ट. सो इसी तरह का हाउसिंग का भी है. अगर उसका पॉजिटिव फीडबैक आता है कि नहीं जी मार्केट सही है, रिस्की नहीं है, यू कैन इन्वेस्ट इन द हाउसिंग या हाउसेस, तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड्स ऑफ द इकॉनमी. और अगर ये आ रहा है फीडबैक कि नहीं जी इसमें नुकसान है, अभी जो खरीदेंगे प्राइसेस आहिस्ते आहिस्ते से कम हो रही हैं, सो कोई फ़ायदा नहीं है, सो वी आर मूविंग टूवर्ड बेस्ड ऑन आर नेगेटिव फीडबैक the economy will be going towards a limited wealth and decreased return. Now, modeling the housing boom and bust. हमारे पास अगर हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट व्हेन हम कोई घर ख़रीदते हैं, घर को एक एसेट कहा जाता है कि ये आपके पास एक एसेट है, या आपके पास एक हम कहते हैं कि जमा पूंजी, जिसको हम कहते हैं कि सारी जमा पूंजी उसने घर पर लगा ली. तो जमा पूंजी ये कि इट्स काइंड ऑफ अ सेफ इन्वेस्टमेंट. आप घर भी ख़रीद लेते हैं, उसके अंदर रहते भी हैं, तो आपको वो रेंट की जो इनकम है, रेंट के जो पैसे आपने एक्सपेंडिचर करना है वो भी आपका कंट्रोल हो जाता है. दूसरा ये है कि वो आपकी एक मनी एक एसेट फॉर्म में रहती है. और हाउसिंग की प्राइसेस अगर आप देखें कंटिन्यूसली राइज करती हैं. सो जितनी आपकी एसेट की वर्थ है इट हैज़ इंक्रीज्ड. अगर 50 लाख का घर लिया है तो 2 साल बाद वो घर 60 लाख का होगा या 65 लाख का होगा. सो इस तरह ये जो इन्वेस्टमेंट आपने 50 लाख की एंड ओवर द ईयर इट हैज़ इंक्रीज, सो दैट्स व्हाई इट इज टर्न्ड एज एन एसेट.
एसेट कुछ भी हो सकता है, डिजिटल करेंसी भी हो सकती है जैसे कि आजकल बिटकॉइन है, और दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ बबल. शेयर हो सकता है इन द कंपनीज ओनरशिप और एनी अदर थिंग, वर्क ऑफ आर्ट, दिस इज ऑल आर टर्म्ड एज एसेट. कैपिटल गेन तभी आएंगे जब हम इंजॉय करेंगे उस प्रॉपर्टी को और उसकी रीसेल से हमारे पास उसकी वैल्यू, एक्सेस वैल्यू या उसकी वर्थ ज़्यादा हो जाएगी, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास कैपिटल गेन्स हैं फ्रॉम दैट स्पेसिफिक एसेट. एसेट प्राइस बबल. व्हाट इज एसेट प्राइस बबल? सो नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास हाई वैल्यू आएगी एसेट की, हम परचेज कर लेते हैं, प्राइसेस जो होती हैं राइज कर जाती हैं, लीडिंग टू अदर थिंग, और ज़्यादा प्राइसेस होती हैं, प्राइस इंक्रीज कर जाती हैं. सारे लोग जो कहते हैं कि ये प्राइस इसी तरह से इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से मोटिवेशन होती है और एसेट की परचेज के लिए, और लोग भी उसी को फॉलो करते हैं, दे स्टार्ट लाइक परचेजिंग इन दैट सिमिलर एसेट. एक्सपेक्टेशन हाई होती हैं और हमारे पास मार्केट की कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट जो है, मार्केट में ये हाई एक्सपेक्टेशन कॉज करेगी कि नहीं. जैसे कि अब हमारे पास वर्ल्ड की वॉर की एग्जांपल आई. दुबई की इकोनॉमी बूम कर रही थी और दुबई की इकोनॉमी में ज़्यादातर दे आर रिलाइंग ऑन टूरिज्म, और वो भी आर्टिफिशियल, वी कैन से आर्टिफिशियल टूरिज्म है कि उन्होंने बीचेस अपने थोड़े से अच्छे मॉडरेट कर लिए हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बना लिए हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ जनरेट करनी है ताकि लोग आएँ और वहाँ पे इन्वेस्ट करें और बड़े बड़े घर बनाएं. तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के और लग्जरी अपार्टमेंट्स बना के, दैट दे हैव काइंड ऑफ क्रिएटेड दोज थिंग एसेट्स, लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया. लेकिन जब वॉर आया तो वॉर से क्या हुआ कि लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता से, अगर उनके पास नक जो प्रॉपर्टी थी वो पैसे तो निकाल लिए और जो अपने अपार्टमेंट्स थे उसको रीसेल पे लगा दिया. सो सेफ्टी इज़ फर्स्ट. जब आप लोग सेफ ही नहीं होंगे किसी जगह पे तो फिर आप क्यों वहाँ पे रहेंगे और क्यों वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे. सो दिस इज हाउ देयर एसेट बबल बर्स्टेड ओवर देयर. सो दैट वाज काइंड ऑफ एन एसेट प्राइस बबल, और वो दैट हैव बर्स्टेड ड्यू टू एन अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस. अब हाउसिंग बबल जो है, हाउसिंग बबल जो हमने फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें, सो दैट वाज आल्सो बिल्ड ऑन दैट हाउसिंग बबल. हाउस प्राइस जो है मीडियन रेंज पर थी, अगर हम देखें इनकम ऑफ हाउस होल्ड के हिसाब से 1975-95 तक थी. 1995 के बाद जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की हम लोगों ने बात की, एग्रीगेट डिमांड की बात की, हर एक का अपने घर और अपने चीज़ों की बात की, तो हाउसेस की प्राइसेस या रेंट्स जब ज़्यादा हुए तो लोगों ने घर खरीदने शुरू कर दिए. जब घर खरीदने शुरू कर दिए तो ये हुआ कि एक खरीदता था, दूसरा खरीदता था, सबने कर्जे के ऊपर घर लेना शुरू कर दिया. बैंक के ऊपर चूंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज इतनी स्ट्रेंथन नहीं थी, बैंक के ऊपर उसको सपोर्ट करने के लिए इतने पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बैंक की बहुत सी वारदात हुई. लोगों ने पैसे लिए और लेकिन उसको रीपे नहीं किया. जब रीपे नहीं किया तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट बैंक कहाँ से और पैसे निकालेगी. इसकी वजह से क्राइसिस डिक्लेयर हो गया और ये हाउसिंग का बबल बस्ट हुआ, and that has resulted in the Great Recession. यहाँ पे अगर हम देखें ये नया डाटा है तो इसमें इन्होंने कोविड-19 को भी किया है. ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद फिर हमारे पास कोविड-19 का आया, फिर मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी आई, जिसकी वजह से हमारे पास हाउस होल्ड की प्राइसेस वो कुछ डिक्लाइन भी कर गई हैं और वो प्राइसेस और इनकम उस तरह से इंक्रीज नहीं हुई जिस तरह की होनी चाहिए थी. Now deriving the price dynamics of price dynamic curve PDC. अगर हम देखें, this is taken for the prices of houses. So this is the demand of prices and this is the supply of it. So इसी के इस equilibrium point को यहाँ पर generate करते हुए हमारे पास एक price आ रहा है. This is actually showing the price at period t and this is showing the price of period t+1. T is current और T+1 is next period. So let's suppose आज हम ले लें 2025 की तारीख ले लेते हैं और इसको हम कह लेते हैं ये प्राइस है कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा आगे पीरियड में है. So it will for price unchanged from year to year. और यहाँ पर हमारे पास 45 डिग्री अगर लाइन आई तो हम कहेंगे कि इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा.
एक दूसरे के साथ, और अगर 45 डिग्री लाइन से इधर उधर मूव हुआ सो इट मीन्स इट इज चेंजिंग। ये वो 45 डिग्री रेफरेंस लाइन है। अगर हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं विद डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस, तो आप ये पीडीसी यहाँ पे देखें, प्राइस डायनामिक कर्व, सो इट हैज़ डिफरेंट स्लोप। यहाँ पे इंक्रीज हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता से गैप इंक्रीज होना शुरू हो गया। सो एक पॉइंट के ऊपर सेम आ रहा है, आगे अगर इसकी प्राइसेस के साथ हम इसको अक्यूमुलेट करते जाएं, सो इट इज़ काइंड ऑफ एन इंक्रीजिंग कर्व। फीडबैक ऑन हाउसिंग मार्केट। सो रिमेंबर लास्ट टाइम भी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक की बात की थी। सो पॉजिटिव फीडबैक में ये है कि प्राइस इंक्रीज होता है कंफर्मिंग एक्सपेक्टेशन, लोगों को एक्सपेक्ट करते हैं नहीं नहीं आगे अच्छा हो जाएगा और मार्केट अच्छी होगी, दिस इज पॉजिटिव फीडबैक, जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज होगी। जब डिमांड इंक्रीज होती जाएगी और हमारे पास न्यू हाउसिंग मार्केट जो है वो इंक्रीज करती जाएगी, जिसकी वजह से ये बिलीव किया जाएगा कि फर्दर डिमांड रेज होगी, सो इट विल बूम अप और पॉजिटिव फीडबैक विल गिव राइज टू एम्पलीफाई द प्राइसेस, प्राइस राइज एंड मार्केट बबल। नेगेटिव फीडबैक में यह है कि people believe that it will fall, this will lead to the decrease in the demand of the prices, और जो हम न्यूज़ जो है ऑफ मार्केट हीटिंग अप की वो रोर करेंगी, कहेंगी कि हाँ जी अब ये वाली ये जो बैड न्यूज़ है, द डिक्रीज इन द प्राइसेस, इट विल रोर एंड पीपल विल थिंक दैट द डिमांड will rise and that will continue to rise the demand. प्राइसेस हमारे पास हाउसिंग की प्राइसेस की मार्केट हीट अप होगी, इंक्रीज करती जाएगी, जिसकी वजह से फर्दर प्राइस इंक्रीज कर जाएगी और जिसकी वजह से लोग ये बिलीव करना शुरू करेंगे, और तो प्राइस आगे जाके डिक्लाइन करेंगी तो अभी से ही आप अपने एसेट बना लें या फिर फर्दर उसको रीसेल आउट करें। सो नेगेटिव फीडबैक में हमारे पास प्राइस राइज जो होगा इतना ज़्यादा नहीं आता जितना कि हमारे पास प्राइस राइज ज़्यादा आएगा इनको टू द पॉजिटिव फीडबैक। इसमें although the demand is increasing but the price will decline, there is some issue over here in the bubble क्योंकि there will be a decrease in the price, so price will decrease and it will lead to the fall in the price, और यहाँ पे price increase हो गए and it will lead to increase. Some people, इसमें कुछ लोग, ज़्यादातर लोग डिक्लाइन का सोचेंगे, लेकिन कुछ एक आध जो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होगा वो सोचेगा कि नहीं ये फर्दर डिक्लाइन करेगा, तो उनका अपना ये पर्सपेक्टिव। So this is how positive and negative feedback work. कि positive feedback से आपकी further expectation increase होती है और negative feedback से आपकी expectation होती है कि ये decline करेगी further prices. This is kind of a stable equilibrium. This is leading to वो जो हमने पिछला ग्राफ किया उसी की further example है कि जब supply आपकी demand ज़्यादा हो गई तो demand को ज़्यादा करने के लिए they will provide more and more houses. If more and more houses are provided, so the demand curve will shift ahead. दूसरी नई हमारे पास demand curve आएगी जिसकी वजह से PDC curve जो है आपकी further change हो जाएगी, स्लोप उसका डेफिनेटली चेंज होगा। इसी तरह अगर डिमांड इंक्रीज होती गई ओवर द पीरियड इट इज इंक्रीजिंग, तो आप एडजस्टमेंट प्रोसेस में देखें तो आपका जो पीडीसी कर्व है पहले 45 डिग्री से पीछे की तरफ थी, अब 45 डिग्री से ऊपर की तरफ आ गई है, एंड दिस इज एक्चुअली शोइंग काइंड ऑफ इंस्टेबिलिटी इन द मार्केट। एंड इफ इट इज गोइंग बैकवर्ड, तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास रेशो जो है टाइम के साथ पहले इस साइड पे जब मूव कर रहा था, लोअर डायरेक्शन में मूव कर रहा था, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ, सॉरी, लेट्स टेक द ब्लू वन कि इसके साथ वो जो है पहले इस तरह से आ रही थी आपकी कर्व, सो यहाँ पर आ रही थी तो यहाँ पर चेंज ज़्यादा आ रहा था, और यहाँ अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो चेंज इज मच less. So these are the pictures of stable and unstable equilibrium. So stable तब होगा जब 45 डिग्री लाइन से लोअर होगी हमारी PDC कर्व,
और अगर अनस्टेबल तब होगा जब 45 डिग्री लाइन से ऊपर होगी, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है डिक्रीज हो गई है. सो प्राइस डिक्रीज इज काइंड ऑफ अ नेगेटिव, बेस्ड ऑन नेगेटिव फीडबैक. जो हमने वो पहले ग्राफ लिया था, एक बेल शेप कर्व ली थी और उसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की थी. सो नेगेटिव इज काइंड ऑफ एन अनस्टेबल एंड दिस विल ट्राई टू मूव टूवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, एंड पॉजिटिव इज आल्सो काइंड ऑफ एन अनस्टेबल. सो हाई, बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइसेस हो भी नहीं सकती और बहुत ज़्यादा लो प्राइसेस भी नहीं हो सकती. सो दिस इज काइंड ऑफ दे विल बी मूविंग टूवर्ड दैट अ स्टेबल इक्विलिब्रियम. यहाँ पे अगर हम देखें तो वी हैव एन एस शेप पीडीसी प्राइस डायनामिक कर्व. अब इसके अंदर हम हाउसिंग की एग्जांपल ले रहे हैं. अभी तक तो जो सप्लाई एंड डिमांड हमने कहा था एक सिंपल इक्विलिब्रियम है, उससे अगर ऊपर जाता है तो वापस रिटर्न कर जाता है इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे. यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट इक्विलिब्रियम आ रही हैं. इफ वी आर इन द लेट्स सपोज दिस इज अ काइंड ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जो वो टिपिंग पॉइंट है. नेगेटिव फीडबैक आई, नेगेटिव फीडबैक की वजह से इकोनॉमी मूव कर गई पीछे लो प्राइसेस स्टेबल इक्विलिब्रियम को पॉइंट की तरफ, ये यहाँ पर फॉल करेगी. इसके बाद अगर जो कोई फीडबैक आया अकॉर्डिंगली ये काम करेगी. लेट्स सपोज पॉजिटिव फीडबैक आता है, पॉजिटिव फीडबैक आता है तो प्राइसेस हाई हो जाएंगी, हाउसिंग की इकोनॉमी फ्लरिश करेगी एंड दे विल मूव टुवर्ड अ high stable high price equilibrium. This is how, if we join all these 3 points CTD, so we get this S type of a curve, and what it is called PDC, price dynamic curve. So with the change in the prices, the equilibrium changes. This is how it's been done, and it's working. So यहाँ पे disruption equilibrium में कैसे आती है? Because of the two things, shocks and shifts. Shock is actually movement of a PTC along the curve. So movement कब आती है? जब प्राइस पीरियड की प्राइस में फ़र्क आ जाए. So पीरियड में हाउसिंग की प्राइस में या जो वो डिस्ट्रस्ट है पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक की वजह से प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ अ मूवमेंट अलोंग द PTC. शिफ्ट इन पीटीसी, शिफ्ट कब आएगा? शिफ्ट आएगा जब यहाँ पर कोई ना कोई हमारे पास हम बिलीव कर देते हैं कि इस रीज़न की वजह से प्राइसेस ख़राब हो जाएंगी या कम हो जाएंगी. जैसे वॉर की हमने एग्जांपल ली. वॉर में यही है, लोगों का डिस्ट्रस्ट होता है, लोग यही कहते हैं कि बस ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, क्या ज़रूरत है अब इन्वेस्ट करें या दूसरा घर बनाएं. सो मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ लोगों की यही ओपिनियन है. सिमिलरली कोविड में भी इस तरह की कोई अनसर्टेनिटी होती. सो जब लाइफ कोई थ्रेट हो तो लोग कहेंगे क्या इन्वेस्ट करेंगे, क्या घर बनाएंगे और क्या और चीज़ें करेंगे. सो दिस इज़ हाउ इट मूव. सो इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द प्राइसिंग पीरियड ऑफ प्राइसिंग, जैसे इंटरेस्ट रेट में चेंज आया, डेब्ट में इश्यूज आए, तो तब हमारे पास मूवमेंट हो गया अलॉन्ग द PDC. अगर शिफ्ट हो गया, कोई ना कोई इवेंट आया, रीज़न आए, तो फिर हम इस कहते हैं कि दिस इज़ kind of a shifting the PDC. The first one is shocked when there is a movement, and the second is the shift. So consequences of shift in PDC. अगर shift आया PDC में, पहले हमने देखा था कि उसी के ऊपर हम मूव कर रहे थे, तो हमने बीच वाले को कहा था कि that was kind of a tipping point. ये हमारे पास एक लो इक्विलिब्रियम था, पोजीशन था, और ये हमारे पास हाई इक्विलिब्रियम पोजीशन था. अगर हमारे पास लेट्स सपोज we have some what we can say news in the market कि हाँ जी इसके बाद भी अभी पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो हाउसिंग की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, या हमारे पास इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी तो घरों की प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगी. सो इसकी वजह से देयर इज़ अ शिफ्ट इन काइंड ऑफ अ कर्व अपवर्ड, एंड दैट इज़ शोइंग if it is a shift upward तो हम that is showing the increase in price. If the shift is lower तो हम कहते हैं that is showing a decrease in prices. So यहाँ पर भी अपनी equilibrium and non-equilibrium, stable and non-stable equilibrium और tipping points हमारे पास show हो रहे हैं. This is actually the explanation of what has brought up the shift in PDC. Now if we can see the looking from the perspective of the financial crisis or the global crisis, अगर हम देख लें यहाँ पर crisis किस तरह से हमारे पास आया. This is actually real GDP that is contributing towards the crisis. हमारे पास 5 डिफरेंट हमने चीज़ें उठाई हैं. कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, नॉन रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट कंजम्पशन आ गई, और एक्सपोर्ट्स आ गई, जो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है.
So how and what has happened, what has changed during the onset of what we can say the crisis. So at the onset of crisis from 2006 quarter 2 to 2007 quarter 5, अगर हम देखें consumption pattern हमारे पास एक specific level पर रहा है. There is a change, residential investment decline कर गई है, non-residential investment was there, residential investment housing के अंदर investment, non-residential investment was there, government consumption was there and net export was there. अगर 2008 से 2009 के फर्स्ट सेकेंड क्वार्टर में देखेंगे तो ड्यू टू रिसेशन व्हाट हैपन, कंजम्पशन भी डिक्लाइन कर गई है, नॉन रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट भी डिक्लाइन कर गई है और नॉन रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट भी, हर किस्म की इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन कर गई है, जबकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट्स वो उसी तरह से ही रही. अगर हम रिसेशन के बाद की बात करते हैं 2009 से 2010 के थर्ड फोर्थ क्वार्टर में बात करें तो कंजम्पशन हैज़ इंक्रीज्ड, नॉन रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट वाज नेग्लिजिबल, residential investment was negligible, non-residential investment was there, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर डिक्लाइन कर गया है और एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन कर गई है. तो ये जब डिक्लाइन कर जाता है एक्सपोर्ट ऑटो पर डिक्लाइन कर गया. सो दिस वाज काइंड ऑफ अ रिकवरी पीरियड. सो इट मीन्स कि जब भी रिसेशन होता है तो हमारे पास ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये तीनों चीज़ें काफ़ी सफ़र कर रही होती हैं, जिसी की वजह से ये जो आपका फाइनेंशियल क्राइसिस आया और ये जो हाउसिंग बबल है, दैट वाज एक्चुअली द इफेक्ट ऑफ ऑल दीज इन्वेस्टमेंट्स. Now coming to the next section of this slide, कि why did bank fail? So bank क्यों fail हो रहे हैं? So there are a few reasons why it failed. पहले तो हम फाइनेंशियल क्राइसिस की इनिशियल चीज़ों पे चले जाते हैं कि हाउस प्राइसेस और बैंक सॉल्वेंसी वाज द इशू, जिसमें बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस आए बैंकिंग को, जिसे हम बैंकिंग क्राइसिस भी कहते हैं. अब बैंक जो है वो ट्रबल में थे एंड दे वर इन वेरी बिग ट्रबल बिकॉज ऑफ द हाई लिवरेज्ड एंड मोर वर्नेबल फॉल इन फाइनेंशियल एसेट. फाइनेंशियल एसेट्स गिरते जा रहे थे और इनकी लीवरेज ज़्यादा होती जाती है, डेब्ट की बर्डन ज़्यादा होते जाते हैं, जिसकी वजह से उनको अनस्टेबिलिटी दी गई, इकोनॉमी में अनस्टेबिलिटी फेल की गई, जिसकी वजह से बैंक फेल कर गए. और वो फाइनेंशियल एसेट फिर हमारे पास उनकी वैल्यू जो हाउसिंग प्राइस की थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता से गिरना शुरू हो गए. दैट वाज द रीज़न. दूसरी रीज़न थी हाई लेवरेज का. सो बैंक्स जो हैं वो फेस कर रहे थे हाई लिक्विडिटी. लिक्विडिटी जो है वो दिस वाज काइंड ऑफ अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग. लिक्विडिटी रिस्क ये है कि you are not able to, you have the asset but you are not able to exchange asset with the same cash. लेट्स सपोज बैंक्स ने घर तो ले लिए थे लोगों को, ऑब्वियसली मॉर्गेजेस पर घर दे दिए थे, लेकिन ये था कि उनके पास अब वो वापस उसकी रीसेल नहीं थी, लोग ख़रीदना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि जिस पैसों पे बैंक उनको बेचना चाह रहे थे वो बहुत हाई डिमांड कर रहे थे, जबकि एक्चुअल मार्केट में उनकी वैल्यू बहुत कम हो गई थी. तो उनको लिक्विडिटी रिस्क आया. उन्होंने पैसे महंगे दामों ख़रीदा था और अब बेचने के चक्कर में, क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए थे, लोग उनसे पैसों का तकाजा कर रहे थे, उन्होंने अपनी पेमेंट करनी थी या अपने लोगों को व्हाट वी कैन से डिपॉजिटर्स को वापस पैसे देने थे, या अपने एसेट्स के लिए जो प्रॉफिट्स या डिविडेंड्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कराने थे वो सारे देने थे, इसलिए उनके पास लिक्विडिटी रिस्क आया, जिसकी वजह से भी बैंक फेल कर गए. Then the next was fire sales. What is fire sale? It's kind of a sale of something at very low price because of the seller's urgent need for money. So उन्होंने fire sales की. So bank forced to sell different asset quickly at low prices, जिसकी वजह से asset prices further कम हो गई और ज़्यादा से ज़्यादा बैंक ट्रबल में आ गए. एंड दैट वाज काइंड ऑफ अ पॉजिटिव फीडबैक लूप कि उन्होंने कम दामों बेचा. जैसे कोई घर यहाँ पाकिस्तान छोड़ के जा रहा होता है, कोई इमरजेंसी हो गई, कोई अल्लाह ना करो उस पर किसी से मुकदमा हो गया या उसकी जान को खतरा है, तो वह जल्दी जल्दी अपने एसेट्स बेचना शुरू करेगा और औने पौने, हम कहते हैं ना, औने पौने बेचना शुरू कर दिया. तो ऐसे जब इनको भी इमरजेंसी आई, इनको भी पैसों की ज़रूरत हुई, तो उन्होंने चीज़ें औने पौने बेचना शुरू कर दी.
لیکن اس سے کیا ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے پرائسز لوور کر دی تو ایسٹ کی پرائسز اور کم ہو گئی. لوگوں نے دیکھا جب بینک نے اتنی کم کر دی تو اتنی انسرٹینٹی ہے اکانومی کے اندر, انہوں نے بھی اور ڈسٹریس آ گیا اور اس کی وجہ سے ایسٹ کی پرائس فردر ڈکریز ہو گئی, جس کی وجہ سے بینک اور کیا کہتے ہیں مسئلے میں آ گئے ہیں. سو دیز ور دا ڈفرنٹ ایشوز. دا فردر آر دوسرا یہ تھا کہ گورنمنٹ موسٹلی ریسکیو کر لیتی ہے بینک جب اس طرح کی سچویشن آتی ہے. تو ایڈوانس کنٹریز میں تو یہی چل رہا تھا, لیکن اب یہ ہوا کہ بینک اونر آلسو نون کہ وہ ٹیکس پیئرز ہیں اور ان کی کاسٹ ہے اور رسک ٹیکنگ ایکٹیویٹی وہ لے سکتے ہیں کیونکہ ان کی بیک پہ کوئی اور بینک ہے, سینٹرل گورنمنٹ ہے جو ان کو کیا کہتے ہیں ان کو بچا لے گی. سو اسی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ رسک لیتے ہیں. تھوڑے سے ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں, لیٹس وہ 10,000 ہے, 10,000 کے اوپر وہ جو ہم ملٹی پلائر افیکٹ کی بات کرتے ہیں 20,000 وہ کما لیتے ہیں یا 30,000 کما لیتے ہیں. پھر ان کے پاس کوئی اور آتے ہیں تو اس کو ڈبل ٹرپل کر لیتے ہیں. سو ایکسیس رسک ٹیکنگ بینک جو ہے اس کا نیگیٹو ایکسٹرنل افیکٹ ہے جو کہ مارکیٹ فیلئر کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ بینک کے اوپر تو کوئی سالڈ ایسٹ ہے ہی نہیں. وہی 10,000 اس نے 50 لوگوں کو دے دے کے ملٹی پلائر افیکٹ کیلکولیٹ کر دیا ہے, جس کی وجہ سے اس کی ساری ساری اکانومی ایک واٹ وی کین سے ببل کی فارم میں ارائز کر گئی ہے. گورنمنٹ جو ہے ایز اے پرنسپل ایجنٹ اس کو اس کا ڈائریکٹ انٹرسٹ ہوتا ہے اور وہ ریسپانسبل ہوتا ہے کہ اس کی اکانومی کو مینٹین رکھے, اینڈ دے آلسو بیئر کاسٹ فار بینک بیل آؤٹ اینڈ دا کانسیکوینس آف ایکسیسو ٹیکنگ آؤٹ. اس لیے گورنمنٹ ان کی بیک پہ ہوتی ہے, دیٹس وائی دے آر ٹیکنگ ایکسیس رسک. گورنمنٹ جو ہوتا ہے وہ انہوں نے کمپلیٹ سیٹ آف رولز نہیں دیے تھے کہ کتنا رسک وہ بینک کو دیں گے اور کتنا گورنمنٹ اور یا ٹیکس پیئر کو دیا جائے گا, جس کی وجہ سے بھی بینک فیل کر جاتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہماری بیک پہ گورنمنٹ کھڑی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ رسک لیتے ہیں ہر قسم کی الٹی پلٹی چیزوں میں, جس کی وجہ سے بینک فیل کر جاتے ہیں. وہ جو ایکسٹرنل افیکٹ اور ایکسٹرنلٹی کا افیکٹ ہے اس کو وہ کنسیڈر ہی نہیں کر رہے کہ اس کا ایکچوئل میں افیکٹ کیا ہوئے گا. تو یہ سسٹم چلتا جا رہا ہے اور پھر ایٹ ریزلٹ ہمارے پاس گریٹر ڈپریشن دیکھا گیا. ناؤ اف یو کین سی, یہ جو ہم نے جتنی کریڈٹ کی اسٹوریاں ڈالی یا بینک کی ویژولائزیشن بینک فیلئر کی دیکھا, اس بینک فیلئر کو اس ویڈیو کے اندر بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے. سو آئی ول ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کہ یہ آپ دیکھیں اور اس کو ضرور دیکھیں. انہوں نے بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ کس طرح کریڈٹ ویژولائز ہوتی ہے اور کس طرح ماڈل بنتے ہیں, کس طرح بینک فیل ہوتے ہیں, کس طرح اکانومی موو کرتی ہے. اور یہ دیکھنے کے بعد ہی you will be able to actually solve those questions. These are a few questions you have to do it. This is one of another video, what's going wrong with the banking. This was also very wonderful. 3 minutes کی ویڈیو ہے, پچھلی ویڈیو جو ہے وہ مشکل سے 10-11 منٹ کی ہے, یہ 3 منٹ کی ویڈیو ہے, but it's wonderfully explained کہ کس طرح سے بینک کیا کیا کرتے ہیں اور کس طرح سے وہ ان کے افیکٹ آتا ہے بینکنگ کے اوپر, کس طرح بینکس فیل کر جاتے ہیں. These are a few questions at the end, so first you have to watch those 2 videos and then do those questions. So what we've learned from all this discussion جو یونٹ 17 کے سٹارٹ میں ہم نے کی اور یونٹ 17 کے فرسٹ لیکچر اور سیکنڈ لیکچر کے رزلٹ میں جو ہمارے پاس ڈسکشن آئی وہ یہ ہے کہ what we have learned over here کہ ہم نے جو گریٹ ڈپریشن تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ مارکیٹس آر سیلف کریکٹنگ, ایفیشینٹ اینڈ دے انشور فل یوز آف ریسورسز. اکنامک آؤٹ کمز آر دیٹ کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہو گئی اور ہائی پرسسٹنس ان امپلائمنٹ ریٹ رہا. اور اکانومسٹ کے لیے لرننگ یہ ہے کہ انسٹیبلٹی از این انٹرانزک فیوچر آف دا ایگریگیٹ اکانومی اینڈ ڈیمانڈ اینڈ دیٹ کین اسٹیبلائز بائی گورنمنٹ پالیسی. تو کینز نے جو پرپوز کیا تھا کہ انسٹیبلٹی آتی ہے اکانومی کے اندر, اس طرح نہیں ہے کہ ہر وقت ہی ہم بوم پر چلتے جائیں گے اور اسٹیبل ایکویلیبریم کی سیدھی لائن میں ساری کنزمپشن اور انویسٹمنٹ اور انٹرسٹ سارا کچھ چلتا رہے گا. اکانومی کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. سو اٹس دا گورنمنٹ دیٹ کین
government policy या government are the one that can stabilize the country. So there should be some entity जो इन चीज़ों को monitor करती रहे और उसको उस तरह से लेके चले. So अगर हम देखें भी इनके बाद ये जो डिप्रेशन आया इसकी रिकवरी बड़ी स्लो थी क्योंकि सेज लॉ के बिलीफ में थे कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन लॉ ओन सप्लाई, लेकिन जब यहाँ पर क्रंच आया तो कोई था नहीं कि उनको बचा सके. सो इस वजह से जब गवर्नमेंट की पॉलिसी आई तो गवर्नमेंट का रोल आहिस्ता आहिस्ता से लोगों ने रिकॉग्नाइज किया और उसके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू किया ताकि इस चीज़ से जल्दी रिकवर कर जाएं. फिर गोल्डन एज हमारे पास आता है, गवर्नमेंट पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड. हमारे पास जो हमने फिलिप्स कर्व की बात की कि एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहा है, इंटरेस्ट रेट के साथ किस तरह से उसकी रिलेशनशिप है. सो 1960s में जब प्रॉफिट डिक्लाइन होना शुरू हुआ, इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिविटी ऑल द इंक्रीज हुई, सो हमारे पास स्टेबल फिलिप्स कर्व का ट्रेड ऑफ ख़त्म हो गया कि जो वो इंटरेस्ट रेट की बेसिस पे थे, लेकिन जब इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई तो वो कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन में चला गया था. With given institution, the need to maintain profit, investment, productivity, growth can limit and the ability of government to implement sustainable low employment using aggregate demand policies. तो यहाँ पर भी फ्रीडमैन ने यही कहा था कि government must play its role by giving sustainable or low at certain level of unemployment, उससे ज़्यादा ना हो, और दूसरा ये है कि एक हाई स्टैंडर्ड लेवल और स्टेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट भी हो इकोनॉमी के अंदर, तभी हमारे पास जो इकोनॉमी चलती जाएगी. ये नहीं है कि एक सेक्टर बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे और दूसरे सेक्टर के लिए जीना मुश्किल हो जाए. देन कमिंग टूवर्ड द स्टैग्नेशन एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, उसमें हमने देखा कि देयर वाज has been a surge of capitalistic dynamics, minimally regulated financial market. इस यहाँ पर financial markets इतनी regularize नहीं थी. गवर्नमेंट ने और markets के ऊपर तो फोकस किया लेकिन financial market के ऊपर फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से फाइनेंशियल और हाउसिंग मार्केट क्रैश हुई 2008 में. डेप्ट की वजह से डेप्ट ज़्यादा हो गया, फाइनेंशियल हाउसिंग बबल राइज हुआ उसके साथ साथ, जिसकी वजह से लोअर स्टेबल इन्फ्लेशन हमारे पास आता रहा और जिसकी वजह से इकोनॉमी हमारे पास डीस्टेबलाइज हुई. ये मिनिस्की ने दिया है. एंड इट विल डीस्टेबलाइज इकोनॉमी इन द एब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट regulations. So this is how it happened कि हमारे पास अगर डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट फॉर्म में चल रही होती हैं तो इकोनॉमिस्ट के लिए लर्निंग ग्रेट डिप्रेशन में ये थी कि गवर्नमेंट पॉलिसी शुड बी देयर दैट शुड बी कंट्रोलिंग द इकोनॉमी, द सप्लाई एंड डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड. फिर गोल्डन कैपिटलिज्म में भी उन्होंने यही किया कि एग्रीगेट डिमांड पॉलिसीज़ होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से जो कि बताएं कि कितना प्रॉफिट हो, कितना इन्वेस्टमेंट हो, किस तरह से लेके चलना है. और थर्ड में हमने यही देखा कि गवर्नमेंट शुड बी देयर टू स्टेबलाइज द फाइनेंशियल डेट और फाइनेंसेस कि कितने फाइनेंसेस या कितना लोन देना है, कितना नहीं देना, और कितने डेट तक जाना है जो कि एक इकोनॉमी को अच्छे तरीके से स्टेबलाइज कर सके. सो दीज वर ऑल लर्निंग्स फ्रॉम द 3 डिफरेंट एरास कि किस तरह हमने किया है. अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क ये है कि इन डिफरेंट एरास के अंदर कोई ऐसी सिमिलैरिटीज़ देखें और डिफरेंसेस देख के बताएं कि इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं और किस किस के थ्रू हम इसको करेक्शन के लिए काम कर सकते हैं और क्या हो सकता है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो फिर हम क्या कर सकते हैं. दूसरा आप लोगों का टास्क ये है कि जब कोविड आया और वॉर आया तो कोविड और वॉर को कंपेयर करें और वो बताएं कि कोविड और वॉर के अंदर कितनी इंस्टेबिलिटी आई इकोनॉमी में इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एंड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कि क्या क्या किस तरह से आए. जो हमारे पास इक्वेशन है ना y = C + I + GN + इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. सो इन चारों के चारों पर्सपेक्टिव से सोचें कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आया when there was COVID and when we had a war. So I hope the lecture was useful for you and see you inshallah in the next class. Thank you so much. Allah Hafiz.